नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी में स्वागत करता हूं। आज मेरा दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो मैंने छोड़ा था राहु और केतु पर। राहु और केतु की बात आती है समुद्र मंथन के समय पर। समुद्र मंथन में राक्षस भी थे और देवता भी थे। जब अमृत निकला उसमें से एक राक्षस जो काफी चालाक और धूर्त था, उसकी समझ में ये आ गया कि अमृत हम लोगों को मिलने वाला नहीं है, राक्षसों को मिलने वाला नहीं है। तो उसने अपना वेश बदला और वहां जाके बैठ गया जहां सारे देवता बैठे हुए थे और उसने अमृत पी भी लिया। अमृत पीने के बाद सूर्य और चंद्र ने उसको पहचान लिया, लेकिन अमृत पीने की वजह से वो अमर हो चुका था। फिर भी विष्णु ने उसका सिर अपने चक्र से काट दिया। सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। सिर को राहु का नाम मिला और धड़ को केतु का नाम मिला। ये दोनों अधूरे हैं। राहु केवल सिर है, सिर मतलब विचारों का मायाजाल, और केतु केवल बॉडी है, बिना सिर के धड़ है। और एस्ट्रोलॉजी में जैसा मैंने पहले ही बताया, इनका उतना ही महत्व है जितना उन ग्रहों का जो सच में हैं और आकाश मंडल में गतिमान है। राहु, हर चीज का एक समय होता है और यह समय राहु और केतु का है। उसी तरीके से यह समय शनि का है। अब समय बृहस्पति का नहीं रहा, बुध का समय नहीं रहा, वो समय बीत चुका है और ये समय राहु, केतु और शनि का है। हर जगह आपको राहु और केतु मिल जाएंगे, विशेष करके राहु। डिजिटल मीडिया राहु है, शेयर मार्केट राहु है, वायरस राहु है, बिटकॉइन राहु है, और ये जो नए नए वायरस आते हैं ये सब राहु है। और राहु व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक ले जा सकता है। उसी तरीके से केतु अध्यात्म के शिखर तक किसी व्यक्ति को ले जा सकता है। जन्म कुंडली में राहु और केतु एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जहां राहु होता है उसके ठीक सामने केतु रहता है। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया और सुना। कमेंट्स कुछ बड़े मजेदार थे और कुछ अप्रिशिएट करने वाले थे। एक कमेंट था, गुरु को मैंने छोड़ दिया था। जब मैं एक लाइन दो लाइन में ग्रहों की प्रॉपर्टी बता रहा था, उस समय गुरु को मैंने छोड़ दिया था। छोड़ क्या दिया था, वो छूट गया था। और ये इसी बात का प्रतीक है कि मैं कितने दबाव में था। तो आज थोड़ा सा गुरु के बारे में। गुरु अर्थात बृहस्पति राजगुरु हैं, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, अथाह ज्ञान उनके पास है। धर्म से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और उनके अंदर गुरुता है। गुरुता का मतलब भारीपन, खोखलापन नहीं है। गुरु कुंडली में जहां भी बैठ जाते हैं उस चीज को बढ़ा देते हैं। अब सुनने में ये चीज अच्छी लगती है, लेकिन अगर ये बीमारियों वाले खाने में बैठ गए तो बीमारियां बढ़ा देंगे। बच्चों वाले खाने में बैठ गए तो कई बच्चे होंगे जो आज की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसी तरीके से अगर ये पत्नी वाले भाव में बैठे हैं तो उस व्यक्ति के कई पत्नियां हो सकती हैं या व्यक्ति के कई स्त्रियों से संबंध हो सकते हैं। बहुत पहले ये बड़ी सामान्य सी बात है, खास करके राजा महाराजाओं के लिए, लेकिन आजकल ये चीज भी ठीक नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जैसे गुरु धन भाव में बैठ जाए, गुरु धर्म भाव में बैठ जाए, गुरु मोक्ष के भाव में बैठ जाए, तो उस चीज को बढ़ा देगा, व्यक्ति की धार्मिकता को बढ़ा देगा और
धन भाव में बैठ के धन को बढ़ा देगा, परिवार भाव में बैठ के परिवार की प्रसन्नता को बढ़ा देगा। दूसरा एक मजेदार कमेंट था, वो कमेंट ये था कि ऐसा लगता है कि आप जुकाम से पीड़ित हैं। ये सच्चाई है, और ये भी सच्चाई है कि मैं अक्सर जुकाम से पीड़ित रहता हूं। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति को अक्सर जुकाम हो जाया करता है, खांसी हो जाती है, और कब्ज से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, लंग्स की बीमारी हो सकती है, दमा हो सकता है। तो मेरे साथ भी इसी तरीके से है, चंद्रमा मेरी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा। बात शुरू करते हैं नक्षत्रों से। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, और एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। उसके पहले यह समझ लीजिए 1 डिग्री 60 मिनट की होती है, और 1 मिनट 60 सेकंड का होता है। तो नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हर नक्षत्र चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नक्षत्र का पूरा एरिया आ जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट। सिंपल सी है ये मैथमेटिक्स। उसके बाद राशि आता है। 9 नक्षत्र चरणों से एक राशि बनती है, और एक नक्षत्र चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। यहां मिनट का निशान रह गया है, आप समझ लीजिएगा। और एक गलती और हुई है, यहां पे अंश का निशान बन गया है, ये गलत है। ये अंश का निशान है, मतलब डिग्री, और इसको आप समझ लीजिए ये मिनट का निशान है। यहां मिनट का निशान छूट गया है। तो 3 डिग्री 20 मिनट को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। एक राशि का एरिया 30 डिग्री होता है। इसको थोड़ा सा समझ लें कैलकुलेशन को। 20 मिनट को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिनट आएगा। 180 मिनट का मतलब होगा 3 डिग्री, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिग्री से तो 27 डिग्री आएगी। 27 प्लस 3 डिग्री 30 डिग्री आ जाएगी, जो एक राशि का एरिया है। अब इसे समझे, नक्षत्र वो तारे हैं जो आकाश में हमें दिखाई देते हैं। नक्षत्र तारा समूह है, ताराओं का समूह है, तारा मंडल है। और राशि जो है, राशि का मतलब होता है ढेर। गांव के लोग इस शब्द का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अनाज का जो ढेर होता है उसको राशि कहते हैं। नक्षत्रों का ढेर या एक से ज्यादा नक्षत्र जब इकट्ठे होते हैं तो उसको राशि कहते हैं, और राशि 30 डिग्री की होती है। 12 राशियों को मिला के राशि चक्र बनता है, जिसे भचक्र कहते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है। इस तरह से 12 राशियों से 360 डिग्री मिलते हैं, और ये भचक्र का पूरा एरिया होता है। अब ये पूरा कवर हो चुका है। मैं इस बोर्ड को घुमाऊंगा। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से मैंने आपको बता रखी हैं। ग्रह 7 होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। जन्म कुंडली व्यक्ति का जब जन्म होता है, केवल व्यक्ति का ही नहीं, पेड़ पौधे या किसी राष्ट्र का जब जन्म होता है तो उसके जन्म के समय आकाश मंडल में ग्रहों की जो स्थिति होती है, ग्रहों की, राशियों की और नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, उस आधार पे
एक नक्शा बनाया जाता है और उस नक्शे को जन्म कुंडली, जन्मांग या लग्न कुंडली कहते हैं। ये उसके नीचे है पराशर और जेमिनी, ये दो ऋषियों के नाम हैं। पराशर सबसे महान ऋषि हुए हैं ज्योतिष के, और उत्तर भारत में विशेष करके पराशरीय पद्धति इस्तेमाल की जाती है। और सबसे ज्यादा जो पद्धति इस्तेमाल की जाती है वो पराशरीय पद्धति है। इसके बाद जेमिनी ऋषि का नाम आता है। जेमिनी की पद्धति भी बहुत रिलायबल है और दक्षिण भारत में जेमिनी ऋषि की पद्धति इस्तेमाल की जाती है। लघु पाराशरी पराशर ऋषि के शिष्यों के द्वारा लिखा गया लघु एक उपन्यास है, जो पराशर ऋषि के उस पे ग्रंथ पे, जिसका नाम बृहद पराशर होरा शास्त्र है। बृहद पराशर होरा शास्त्र, उसमें से छांट के या उसमें से चुन के, एक तरह से इस तरह से कह सकते हैं जैसे समुद्र से मोती चुने गए हों। उनके शिष्यों ने एक ग्रंथ लिखा, बहुत छोटा सा था वो, केवल 42 श्लोक का, जिसका नाम रखा गया लघु पाराशरी। लघु पाराशरी में केवल 42 श्लोक हैं। अब एक चीज आप सोच सकते हैं कि सीधे क्यों ना लघु पाराशरी पढ़ ली जाए, और इसका जवाब मिलता है लघु पाराशरी के दूसरे श्लोक में। लघु पाराशरी के पहले श्लोक में ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की गई है। दूसरा श्लोक यह कहता है कि लघु पाराशरी को पढ़ने के पहले आप ज्योतिष के सर्वमान सिद्धांत कहीं और से पढ़ लें, उसके बाद लघु पाराशरी पढ़ें। इसलिए जरूरी है कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी का पहले समझ लिया जाए, उसके बाद हम सब लघु पाराशरी पे आए। यहीं पे एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आपके मन में यह सवाल आ सकता है या किसी के मन में यह सवाल आ सकता है, तमाम पुस्तकें एस्ट्रोलॉजी पे अवेलेबल हैं, तमाम चैनल एस्ट्रोलॉजी पे बने हुए हैं, और वो निश्चित रूप से ज्ञानी लोगों ने बनाए हैं, ऐसे लोगों ने बनाए हैं जो योग्य लोग हैं। लेकिन उनमें, उन पुस्तकों में और YouTube चैनल्स में एक कमी मुझे दिखती है, जिसकी वजह से मुझे अपना चैनल बनाना पड़ा। उसमें दिक्कत यह है कि उसमें शुरुआत ABC से नहीं की गई है, मतलब का खा गा से नहीं किया गया है, वो बीच से शुरू किया गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं वाक्य से शुरू किया गया है। वाक्य जिन अक्षरों से बनता है उन अक्षरों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि जिन लोगों को आ बा सा ABC या का खा गा भी नहीं एस्ट्रोलॉजी का आता, वो लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकें। और अगर मैं अपने प्रयास में सफल होता हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अब ये एक कुंडली बनी हुई है। इस कुंडली में 1 से लेके 12 तक के अंक लिखे गए हैं, और ये जो अंक हैं वो 12 भावों में या 12 खानों में लिखे गए हैं। ये जिसमें 1 नंबर लिखा गया है, इसको प्रथम भाव कहा जाता है। लेकिन इस 1 नंबर का मतलब प्रथम भाव नहीं है। इस 1 नंबर का मतलब है भचग्र की पहली राशि, जिसको मेष कहा जाता है। और ये 0 डिग्री से शुरू होके, मतलब 0 डिग्री के ठीक बाद से शुरू होके 30 डिग्री तक की है। दूसरी राशि 30 डिग्री के ठीक बाद से शुरू होती है और 60 डिग्री तक है। उसके बाद तीसरी राशि 60 डिग्री से 180 डिग्री है। चौथी राशि उसके बाद है, 5वीं राशि उसके बाद, और एकदम आखिर में 180 डिग्री पर 360 डिग्री पे हमारा ये भचक्र या राशि चक्र समाप्त होता है। तारामंडल या तारे के समूह को कहा गया नक्षत्र,
नक्षत्रों के समूह को कहा गया राशि और राशियों के समूह को कहा गया भचाकर। तो ये 360 डिग्री, और इस तरह से हम देखेंगे कि हर राशि 30-30 डिग्री की है। इसमें जो 1, 2, 3, 4 नंबर लिखे गए हैं, ये नंबर राशियों के नंबर हैं। संयोगवश पहली जो राशि है वो पहले भाव में ही पड़ रही है। तो भाव और राशि में कंफ्यूज मत हो। भाव हमेशा यही रहेगा, हमेशा ये प्रथम भाव ही रहेगा। लेकिन ये हो सकता है कि ये राशि यहां पे ना हो, ये राशि यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, वहां आ जाए, वहां आ जाए, कहीं भी आ सकती है। जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वो प्रथम भाव की राशि कहलाती है। काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें प्रथम भाव में मेष राशि ही आती है, और दूसरे में वृष राशि आती है, तीसरे में मिथुन राशि, चौथे में कर्क राशि, पांचवें में सिंह राशि, छठे में कन्या राशि, सातवें में तुला राशि, आठवें में वृश्चिक राशि, नौवें में धनु राशि, 10वें में मकर राशि, 11वें में कुंभ राशि और 12वें में मीन राशि। तो पहला एक ये समझ लीजिए कि ये हर कुंडली में, इसको जन्म कुंडली कहते हैं, जन्मांग कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं, यही प्रथम भाव होगा, ये दूसरा भाव होगा, ये तीसरा भाव होगा, ये चौथा भाव होगा, ये पांचवा भाव होगा। राशि अलग हो सकती है। जैसे इस जन्म कुंडली में पहले भाव की राशि 1 है, एक राशि मेष के लिए है। मेष भचक्र की पहली राशि है, राशि चक्र की पहली राशि मेष है, इसलिए मेष का नंबर 1 यहाँ पे लिखा गया है। भचक्र की दूसरी राशि वृष है, तो वृष का नंबर 2 यहाँ लिखा गया है। भचक्र की या राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन है, इसलिए मिथुन का नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है। आप अपनी कुंडली देखिएगा, अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है, पहला जो भाव होता है उसको लग्न भाव कहते हैं। अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है तब उसमें इस भाव में 1 नंबर होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली वृष राशि की है तो यहाँ पे 2 नंबर होगा। अगर आपकी कुंडली मीन लग्न की है तब यहाँ पे 12 नंबर होगा। इसमें से हो सकता है आपको कोई चीज न समझ में आए, आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। कल या फिर किसी और दिन मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने पहले बताए, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो ज्यादा उसकी परवाह ना करें, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और विशेष करके भाव और राशि का फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर ये चीज आपकी समझ में नहीं आती, मैं इसे दोबारा बताऊंगा। अब उसके बाद आते हैं इन नंबरों पर और उसके आगे लिखे हुए ग्रहों पर। ये 12 राशियां हो गई मेष से मीन तक, और ये राशियों के अंक हो गए। जैसे मेष के लिए 1 अंक, वृष के लिए 2 अंक, मिथुन के लिए 3 अंक, कर्क के लिए 4 अंक, सिंह के लिए 5 अंक, कन्या के लिए 6, तुला के लिए 7, वृश्चिक के लिए 8। ये जो ग्रह लिखे गए हैं ये इन राशियों के स्वामी हैं। अब एक बात ये आती है कि कोई ग्रह किसी राशि का स्वामी क्यों है। हर ग्रह के कुछ गुण हैं, इसी तरह से हर राशि के कुछ गुण हैं। जिस राशि का गुण उस ग्रह के गुण से मिलता जुलता है वो ग्रह उस राशि का स्वामी होता है। जैसे सूर्य की राशि सिंह है, 5 नंबर की राशि सूर्य है और 5 नंबर सिंह राशि के लिए है। तो सिंह में वही गुण होते हैं जो सूर्य में होते हैं। जिस तरह से सिंह जंगल का राजा है,
उसी तरह से सूर्य ग्रहों का राजा है। उसी तरीके से आप जैसे कर्क राशि जलीय राशि है और भावुकता से भरी हुई राशि है। चंद्रमा भी उसी तरीके से है, तो चंद्रमा इस राशि का स्वामी है। मंगल आक्रामक राशि है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेष आक्रामक होता है। नर भेड़ या जिसको मेढ़ा कहते हैं, जो लोग गांव के होंगे और गांव का मेला उन्होंने देखा होगा अपने बचपन में, तो मेढ़ों की लड़ाई अगर उन्होंने देखी होगी तो वो बिल्कुल ये समझ लें कि मंगल की प्रवृत्ति उसी तरीके से होती है। दूसरी चीज होती है मंगल में एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है बिच्छू में, वृश्चिक में। बिच्छू ना चाहते हुए भी किसी को डंक मार देता है, उसको किसी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर का जो अंग उसके ऊपर पड़ेगा डंक ऑटोमेटिकली उसके शरीर में चुभ जाएगा। अब इसे समझिए, मंगल 1 नंबर और 8 नंबर राशि का स्वामी है। इसका अर्थ हुआ मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है। सूर्य और चंद्र 1-1 राशियों के स्वामी हैं। इन दोनों के अलावा जो ग्रह हैं वो 2-2 राशियों के स्वामी हैं। इस तरह से 7 ग्रह 12 राशियों के स्वामी हैं। राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती है। प्रिडिक्शन करने में इनकी राशि कभी कभी मान ली जाती है और उससे सहायता मिलती है निश्चित रूप से, वो आगे आपकी समझ में आएगा। तो मंगल मेष और वृश्चिक, मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों को आप मिला दें तो मंगल 1 और 8 मतलब मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। शुक्र 2 और 7 वृष और तुला राशि का स्वामी है। बुध 3 और 6 मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। सूर्य 5 मतलब सिंह राशि का स्वामी है। गुरु 2 राशियों का स्वामी है, 9 और 12 मतलब धनु और मीन। शनि 10 और 11 का स्वामी है। इससे एक चीज आपकी समझ में अपने आप ही आ जाएगी, जो ग्रह जिस राशि का स्वामी है और जिस भाव का स्वामी है, उस भाव का संबंध उस ग्रह के कारकत्व से होगा। कारकत्व का अर्थ यह होता है कि वह ग्रह कौन कौन सी चीजें दे सकता है किसी को। जैसे